नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार समता कोचिंग सेंटर पर। तो साथियों, अब तक यदि हम बात करें कि अब तक गुरुजी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो साथियों हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो हम लोगों ने राज्य के बारे में देख लिया, राष्ट्र के बारे में देख लिया, राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं वो देख लिया, राष्ट्र और राज्य में क्या संबंध है वो देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने लोकतंत्र देखा और लोकतंत्र में संविधान की भूमिका देखी कि लोकतंत्र किस प्रकार सरकार को सीमित करता है। हम लोगों ने वो सब कुछ देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या सर केवल संविधान से ही शासन को सीमित किया जा सकता है या फिर कोई और भी तरीका है। हम लोगों ने शासन को दूसरी प्रकार से सीमित कैसे किया जाए, यानी शासन स्वयं सीमित किस प्रकार से हो। तो हम लोगों ने देखा कि सर हमको व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। यदि जब हम व्यक्ति को लोकतांत्रिक बना देंगे तो समाज स्वयं लोकतांत्रिक हो जाएगा, और जब समाज लोकतांत्रिक हो जाएगा तो सरकार स्वयं लोकतांत्रिक हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि भैया वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कि वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अरे क्यों भैया, क्यों दे दिया? क्योंकि वो उस कार्य को नहीं संभाल पाया। और हमारे वाले तो इतने ढीठ हैं कि पद पे चिपके ही रहते हैं। वो पद को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो हमारे वाले तो इतने ढीठ हैं भाई साहब। तो जब व्यक्ति लोकतांत्रिक हो जाएगा तो समाज लोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि साथियों हम में से ही विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जब हम लोकतांत्रिक होंगे तो सरकार लोकतांत्रिक होगी, समाज लोकतांत्रिक होगा। तो हम लोगों ने देखा, और व्यक्ति का लोकतांत्रिक होने का मायना हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और शांतिपूर्ण तरीका से विवादों का निपटारा किया जाए। वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद साथियों एक छोटा सा अपन लोगों का टॉपिक बचा हुआ है, उसे देख लें। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में, जो कहलाएगा संविधान का ऐतिहासिक विकास, जिसे हम लोग संवैधानिक विकास के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास या फिर ऐतिहासिक विकास, यानी हमारे संविधान का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है। कि हम जानते कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए जाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया सभी कानून बुरे थे। तो कुछ कानूनों का असर हम पर पड़ा है। तो वही ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है संविधान की हमारे की, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक है संविधान, एक तरफ लिखिए साथियों संविधान। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी तरफ है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो संविधानवाद। तो साथियों दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे, एक तरफ लिखा है संविधान, एक तरफ लिखा है संविधानवाद। इन दोनों में अंतर क्या होता है साथियों, ये भी आप लोगों का मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कभी कभी क्या होता है कि पूछ भी लेता है, आम आदमी पूछ लेता है, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो पूछ लेता है। तो आप लोग, मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे बताया है कि मेरी क्लास में आप लोग क्या करें, जीरो बन करके बैठे। क्या बन करके बैठे? जीरो बन करके बैठे। साथियों कुछ महीने के बाद आप लोगों के दिमाग में कंटेंट की भरमार होगी। मैं कह रहा हूँ कंटेंट की भरमार होगी साथियों।
बस आप लोगों को रहना है तो सिर्फ शांत रहना है, समझ रहे, इधर उधर नहीं भटकने का। समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक जीरो बन करके क्लास को पढ़ें। जब आप जीरो बन करके क्लास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप तबड़ तबड़ करेंगे बीच में तो आप लोग कहीं ना कहीं समझौता कर जाएंगे, जो मास्टर देना चाहता वो भी नहीं दे पाएगा आप लोगों को। तो जीरो बन करके बैठे, मतलब कहते ना शून्य, बिल्कुल शून्य। जब भी मास्टर को थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आप लोगों को भी समझने में अच्छा लगेगा। तो देखिए साथियों, मैं आपसे बता रहा हूँ संविधान है क्या मेरे साथी। क्या है संविधान भाई? अरे क्या है संविधान? आप लोग कहोगे कि सर जी संविधान तो एक दस्तावेज है शासन को चलाने का। यानी संविधान क्या है? संविधान एक शासन को चलाने का दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं। अरे हाँ या ना? तो गुरुजी संविधान तो एक दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन को चलाया जाता है, जिसके द्वारा शासन को चलाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है भाई साहब, है ना? अरे यही तो कहेंगे आप लोग, संविधान एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से शासन को चलाया जाता है, शासन को चलाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? तो क्या मैंने आपसे पूछा साथियों कि संविधान क्या है जी, तो आप लोगों ने कहा कि सर जी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और संविधान में ही नियम कानून लिखे हुए होते हैं उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। अच्छा जी, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, आपने कहा कि सर संविधान शासन को चलाने का दस्तावेज है। ठीक है साहब, मान लिया मैंने, शासन को चलाने का दस्तावेज है, ठीक है जी। तो ये जो शासन को चलाने का दस्तावेज है साथियों, तो ये तो फिर दुनिया की हर व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनते रहना, हमने आपसे कहा कि संविधान शासन को चलाने का एक दस्तावेज है, तो ये जो संविधान है ये दुनिया की हर व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंग्लैंड हो। आप लोग कहोगे कि सर जी इंग्लैंड में तो संविधान है। अरे भैया सुनो, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संविधान तो है। जो वहाँ की जो संसद है वो जो कानून बना देती है वही वहाँ का संविधान हो जाता है। तो कुछ तो बातें लिखी गई हैं, मौखिक तौर पर तो हम शासन नहीं चला सकते, तो शासन को चलाने के कुछ तो नियम कानून लिखे गए होंगे, वही तो संविधान है। तो संविधान तो फिर दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। ध्यान से सुनना भाई साहब, तो ये जो संविधान है ये तो गुरुजी, ये तो भैया मेरे हर व्यवस्था में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो कि गुरुजी, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। अरे हाँ या ना? चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। तो क्या संविधान जब शासन को चलाने का दस्तावेज है तो सर जी ये तो प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिलेगा, प्रत्येक देश की व्यवस्था में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। ये नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में भी देखने को मिलेगा, सूडान में भी देखने को मिलेगा, यूएई में देखने को मिलेगा, कतर में भी देखने को मिलेगा, है तो हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे ना हो। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? तो भैया कोई भी देश है उसको जो शासन व्यवस्था, जो उसकी जो शासन जो संचालित हो रहा है वो संविधान के माध्यम से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो नियम कानून होंगे वहाँ के। हाँ साहब सही बात है, तो वही जो नियम कानून वही तो संविधान है। आप लोगों ने ऐसा ही कहा और ऐसा ही है, ठीक है जी। लेकिन साथियों, लेकिन ये जो संविधानवाद जो है ना,
संविधानवाद जो है ये केवल भाई साहब, ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को आपको मिलेगा। ये नियमों का एक ऐसा समुच्चय है, यानी कि ऐसा संग्रह है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम जनता या आम नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो सब पर समान रूप से लागू होता है संविधानवाद। बाद में आपसे बात करेंगे साथियों, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बताया, ये नियमों का समुच्चय है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है, लागू होता है। तो इसके सामने ना तो राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कुछ भी है। बात समझ में आ रही है ना? तो सब पर समान रूप से लागू होता है। कौन? संविधानवाद। क्लियर है? क्लियर है। तो जैसा मैंने आपको बताया भैया कि गुरुजी संविधान जो है वो तो दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो, है ना? तो एक बात बताइए, तो साथियों एक बात बताइए, जब ये दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को मिलेगा तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि भैया व्यक्ति प्राथमिक होगा, नहीं जी। वहाँ संविधान की सर्वोच्चता ना हो, वहाँ शासक की सर्वोच्चता हो। बात समझ में आ रही है ना मेरी? मैंने आपसे कहा कि जब ये दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे गैर लोकतांत्रिक हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर साथियों, यहाँ पर शासक की सर्वोच्चता हो, यहाँ पर शासक की सर्वोच्चता हो। तो क्या? हाँ सर जी, बात तो सही है। यहाँ क्या हो सकती है? यहाँ शासक की सर्वोच्चता, यहाँ शासक की सर्वोच्चता होती है। लेकिन भाई साहब यहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी? जब यहाँ शासक की सर्वोच्चता होती है तो यहाँ किसकी सर्वोच्चता होती है संविधानवाद में जी? संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, और संविधान सर्वोच्च होता है, वो समान रूप से सभी पर लागू होता है। देखिएगा, मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है भैया? ठीक है मेरे लाडलो? तो ये संविधान की सर्वोच्चता होती है। अब साथियों ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि भैया जहाँ संविधान है वहाँ पर हो सकता है कि शासक की भी सर्वोच्चता हो सकती है, शासक की भी सर्वोच्चता हो सकती है ना? है ना? और साथियों जहाँ शासक की सर्वोच्चता हुई, ध्यान सुनना, कि जहाँ शासक की सर्वोच्चता हुई वहाँ आपकी स्वतंत्रता होगी क्या? वहाँ आप सर्वोच्च होंगे क्या? वहाँ आपकी स्वतंत्रता होगी क्या? वहाँ आपके अधिकार होंगे क्या? नहीं। वहाँ साथियों, वहाँ अब जैसे आप लोग कई बार उदाहरण लेते हैं, नॉर्थ कोरिया का ही ले लीजिए। नॉर्थ कोरिया में जो शासक है किम जोंग, अगर उसने कह दिया कि भाई साहब 4 प्रकार के स्टाइल के बाल आप कटवा सकते हैं, ठीक है साहब, तो भाई साहब 4 ही प्रकार के बाल कटवा सकते हैं आप, 4.5 प्रकार के नहीं, 5 प्रकार के नहीं। अगर कर दिया तो अब तब वही जाने क्या करेगा आपके साथ में। बात समझ में आ रही है? अगर उसने कह दिया 2.5 लीटर पानी पीना तो 2.5 लीटर ही पानी पिएगा नागरिक, समझे? अभी कुछ समय पहले उसके पिताजी
उनकी मृत्यु हुई तो उसने बरसी करी अपने पिताजी की, तो उसने पूरे देश में एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया कि इस स्तर तक सभी रोंगे, सभी पूरे देश के लोग रोंगे अपने घरों में। समझ में आ रही है बात? तो यहां जहां शासक की सर्वोच्चता होगी वहां आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां आप नहीं बन पाएंगे, वहां शासक शासक रहेगा। सोनू सोनू नहीं बन सकता, मोनू मोनू नहीं बन सकता, कुसुम कुसुम नहीं बन सकती। और समझे क्यों भाई? वहां रोहित रोहित नहीं बन सकता, वहां किम जोंग है तो किम जोंग ही है। बात समझ में आ रही है? तो वहां जहां किम जोंग है तो किम जोंग ही है। तो जहां शासक की सर्वोच्चता होगी वहां आपकी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है मेरे लाडले। तो यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यक्ति के अधिकार नहीं होंगे, बल्कि क्या है, यहां शासक की सर्वोच्चता है। लेकिन साथियों यह संविधानवाद में जहां संविधान की सर्वोच्चता है, यहां आपको स्वतंत्रता भी देखने को मिलेगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको व्यक्ति के अधिकार भी देखने को मिलेंगे, अधिकार भी देखने को मिलेंगे, स्वतंत्र भी देखने को मिलेगा व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों एक बात बताइए, जहाँ हमने आपको बताया जहाँ संविधान होता है, वहाँ जहाँ शासक की सर्वोच्चता है, वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ व्यक्ति के अधिकार नहीं है। तो यहाँ सरकार जो है, सरकार कैसी होगी जी? अरे मेरे लाडलो सुनिए, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपसे कहा जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ व्यक्ति के अधिकार नहीं है, वहाँ सरकार कैसी होगी? क्यों भाई, वहाँ सरकार कैसी? तो क्या गुरुजी वहाँ जो सरकार होगी, सरकार तो कुछ भी कर सके है फिर? अरे बात समझो भाई। मैंने कहा वहाँ तो सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो बस मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, जिंदे को मार नहीं सकते, जिंदे को मार भी दे भाई साहब, मार भी दे, बस मरे को जिंदा ना कर सके है, बस बकाए सब कुछ कर सके है। तो जहां 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 साथियों आपकी स्वतंत्रता नहीं, आपके अधिकार नहीं, वहां सरकार कैसी है? और जहां शासक की सर्वोच्चता है वहां सरकार कैसी है? सरकार असीमित देखने को मिलेगी, असीमित, अनलिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो साथियों संविधान होने का कतई भी मतलब नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति के अधिकार या फिर सरकार को सीमित कर देना, नहीं भाई साहब। तो संविधान का होने का कतई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति के अधिकार हैं, नहीं जी। लेकिन संविधानवाद होने का मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के अधिकार। अच्छा साथी मैं आपसे बताऊं कि फिर यहां कैसी सरकार देखने को मिलेगी जहां संविधानवाद होगा? जहां संविधानवाद होगा वहां सरकार कैसी देखने को मिलेगी आपको? अजी वहां कैसी सरकार देखने को मिलेगी रे? तो वहां सरकार देखने को मिलेगी कैसी? सीमित सरकार। कैसी सरकार? तो मेरे लाडले सीमित सरकार। तो वहां कैसी सरकार? सीमित सरकार, ठीक है, या सीमित सरकार देखने को मिलेगी।
या सीमित सरकार। तो व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ देखने को मिल रही है? संविधान वाद में आपको देखने को मिल रही है। अच्छा दोस्तों, अलग सहमति यानी कि अलग राय, अलग राय, असहमति, असहमति, आलोचना, आलोचना भी तो फिर हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। अरे हाँ या ना, कि बात सही है गुरु जी, यहीं देखने को मिलेगी। अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि एक बात बताइए, शक्तियों का पृथक्करण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलेगा? तो क्या भैया, शक्तियों का पृथक्करण हमको यहीं देखने को मिलेगा, है ना। हमें व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का निर्माण भी हमको यहीं पर देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व का निर्माण भी हमको यहीं देखने को मिलेगा। शक्तियों का पृथक्करण भी हमको यहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें सरकार को सीमित करना है ना। और सरकार सीमित कैसे होगी? सरकार की शक्तियों को बांट दो। अरे सरकार की शक्तियों को बांट दो, सेपरेशन ऑफ पावर कर दो, शक्तियों के पृथक्करण कर दो, कार्यों का निर्धारण कर दो, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण एवं संतुलन कर दो, मौलिक अधिकार दे दो, लोगों को स्वतंत्रता दे दो, सरकार स्वयं सीमित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो साथियों, संविधान होने का कतई मतलब नहीं है कि ये सब कुछ चीजें होना, ये सब कुछ आपके जीवन में होना, लेकिन संविधानवाद होने का मतलब है ये सब कुछ आपके जीवन में होना, ये सब कुछ आपके जीवन में होना। तो संविधानवाद होने का मतलब ये है साथियों। तो जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो साथियों भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब भी बात करेंगे, अब जब भी मैं संविधान की बात करूंगा, संविधान का मतलब ही भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है संविधानवाद होना। बात समझ में आ रही है? तो जब जब मैं संविधान की बात करूं, जब जब आपको संविधानवाद को खोपड़ी में लेकर के आना है। बात समझ में आ रही है? तो जब जब मैं संविधान की बात करूं, तब तब आपको संविधानवाद खोपड़ी में रखना है अपनी। हमारे यहाँ संविधान में अंतर्निहित है संविधानवाद। बात समझ में आ रही है? तो जब जब मैं आपसे बात करूं कि सब संविधान की बात करी जा रही है, कि सर जी संविधान की बात करी जा रही है, तो तब तब आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि संविधानवाद की बात करी जा रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में। बात कुछ समझ में आ रही है लाडले? अरे आ रही है, नहीं आ रही लाडले? तो हम संविधान, भारत में जब भी बात करते हैं तो संविधान होने का मतलब ही है संविधानवाद, यानी हमारे संविधान में अंतर्निहित है संविधानवाद। तो बात समझ में आई ना आई? इतनी बात क्लियर है? तो जब संविधानवाद की बात होगी तो ये सब कुछ बातें हमारे सामने निकल करके आएंगी। तो ये था साथियों आपका संविधान और संविधानवाद होना। तो संविधान होने का कतई मतलब नहीं है आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकार, सरकार सीमित हो जाना, नहीं, बल्कि संविधानवाद होने का मतलब है ये सब कुछ। तो अब बात समझ में आई आप लोगों को कि जब भी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जहां हम लोग संविधान की बात करें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में अंतर्निहित होता है संविधानवाद।
यानी कि जब जब हम संविधान की बात करेंगे तब तब आपकी खोपड़ी में संविधानवाद घूमना चाहिए। यानी कि साथियों, हमारे संविधान में अंतर्निहित है संविधानवाद, क्योंकि सर हमारे यहाँ ये सब कुछ चीज़ें हैं, हमारे यहाँ ये सब कुछ मिलता है, इसलिए हमारे संविधानवाद है। तो संविधान होने का कतई मतलब नहीं है व्यक्ति स्वतंत्र हो जाना, व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाना, व्यक्ति को अधिकार मिल जाना, सरकार सीमित हो जाना, नहीं जी। बल्कि संविधानवाद होने का मतलब है ये सब कुछ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी क्लास में। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं साथियों। तो ज़रा आप लोग 2 मिनट का वेट कीजिए। मार्कर में थोड़ी सी इंक कम है भाई साहब, इंक डाल लिया हम ज़रा, ठीक है। आनंद आया होगा आप लोगों को पढ़ने में, उम्मीद है पूरी पूरी। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, ठीक है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिएगा। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का ऐतिहासिक भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, या इसी को हम लोग संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक पृष्ठभूमि या संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास कह सकते हैं। ठीक है भैया। तो ये है साथियों, मैंने आपसे कहा आप लोग जीरो बन करके बैठे, आप लोग जीरो बन करके बैठे। आप लोगों के दिमाग में कंटेंट की भरमार होगी। मैंने कहा भरमार जिसे कहते हैं, नॉलेज, समझे। सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम करना है कि बस शून्य बने रहना है, शून्य, समझ रहे हैं आप, जीरो। तो चलिए, पहली बात तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, संवैधानिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक विकास जो है, इसको हम लोग साथियों 2 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो 2 कालखंडों में हम लोग इसको विभाजित करके पढ़ेंगे। 2 कालखंड कौन कौन से सर जी? तो कि पहला जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं भैया कंपनी का शासन, कंपनी का शासन
यानी कि रूल ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी का शासन है इसको हम लोग पढ़ते हैं 1773 से लेकर के और 1773 से लेकर के 1857 तक पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा है इसको पढ़ते हैं हम लोग ताज का शासन। ताज का शासन इनके और रूल ऑफ क्राउन 1858 से लेकर के और 1947 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। तो क्या सर जी हमें ये बात तो पता चल गई कि कंपनी का शासन पढ़ना है 1773 से 1857 तक और ताज का शासन पढ़ना है 1858 से 1947 तक। ठीक है साहब। आप लोग अपनी कॉपी पर सिनॉप्सिस टाइप बनाइए, उस पर लिखिए क्या ये जो कंपनी का शासन है 1773 से 1857 तक, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सर जी एक्ट आते हैं इसमें जो हम लोगों को पढ़ने होंगे। पहली बात मेरे साथी, पहला आपको पढ़ना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपको पढ़ना होगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या जिसे अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं। तीसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। और 1853 का चार्टर एक्ट जो है ये अंतिम चार्टर एक्ट है साथी। इसके बाद होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, उसके बाद ये पता लग जाता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत पर शासन करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि भारत पर शासन कर सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद सीधे तौर पर भारत में आता है ताज का शासन या क्राउन का शासन, सीधे तौर पर राजा का शासन आ जाता है, जो इंग्लैंड का जो महारानी महाराजा हुआ करता था उसका। तो इसके बाद होती है 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद मैंने आपको बताया कि सीधे तौर पर 1858 में क्या आ जाता है, ताज का शासन या क्राउन का शासन हमारा आ जाता है। ठीक है भैया। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा 1861 का परिषद अधिनियम। जो मैन है वो आपसे बता रहा हूँ मैं। 1861 के बाद 1892 का परिषद अधिनियम, 1892 के बाद 1909 का परिषद अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है भैया। तो ये आप लोगों को पढ़ना होगा, ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट होते हैं ये वाले। इसमें से एक आध सवाल पूछता है। देखिए 1813 से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 33 से क्वेश्चन पूछ लेता है, 53 से क्वेश्चन पूछ लेता है, AILC से क्वेश्चन पूछ लेता है। यही 1853 में आप लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए, तो कहीं ना कहीं साथियों जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सर जी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से बहुत चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। तो क्या हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग आज भी देखते हैं अपने संविधान में, जो अंग्रेज़ लोग कानून बना करके भेजते थे, उन कानूनों में से बहुत चीज़ें हम लोग अब भी हमारे संविधान में देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, वो उन चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा, उन चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा जब हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, जब आप लोग विदेशी स्रोत पढ़ेंगे संविधान के, जब आप लोग देखेंगे। समझ रहे हैं?
चलिए, तो हम लोग यहाँ आप लोगों को देखना होगा 1773 पर हम लोग आएंगे, और 1773 पर जब हम लोग आएंगे तो 1773 पे आने से पहले आप लोग थोड़ी सी समरी जान लीजिएगा, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि डायरेक्ट 1773 में पहुंचने से पहले आप लोग समझ लें, थोड़ा सा समझ लें। देखिए साथियों, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके पास क्या था, एक अधिकार था, मोनोपोली थी, व्यापारिक एक अधिकार था, और पूरे देश में उसने क्षेत्र विस्तार किया। अपना क्षेत्र विस्तार करने के बाद साथियों जगह जगह फैली, व्यापार किया। लेकिन साथियों एक समय ऐसा आया 1765 से लेकर के 1772 तक, एक समय ऐसा था ये, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, इसके जो कर्मचारी हुआ करते थे, ये अपने बस में ना रहे भाई साहब। इनसे कहा कि तुम नौकरी करो, हटे हम करें नौकरी, हम ना करें नौकरी, हम तो खुद को व्यापार खोलेंगे। ये भाई साहब, ये हमारे भारतीयों की इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी, इतनी बुरी हालत इन्होंने हमारे भारतीयों की करी, किसानों की इतनी बुरी हालत इन लोगों ने करी कि इन लोगों के, जो हमारे किसान लोग थे, इन्हें रोटी और दाने के लाले पड़ने लगे साथियों, रोटी और दाने के लाले इन लोगों को पड़ने लगे। ये भारतीय किसानों से उपहार लेने लगे, समझ रहे हैं आप लोग, इन्होंने अपने निजी व्यापार खोलने लगे। ये लोग रिश्वत, जैसे कहते हैं, रिश्वत लेने लगे भारतीय लोगों से, किसानों की बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। तो ये बात पता चल गई भाई साहब, कहाँ, इंग्लैंड में पता चल गई, इंग्लैंड की संसद के, इंग्लैंड के जो ब्रिटिश क्राउन था उसको पता चल गई। और ब्रिटिश क्राउन ने साथियों उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बनाया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसने कहा, और वो लेकर के आया क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब सुधारना, विनियमित करना किसी चीज़ को। तो विनियमित कौन करा जाएगा भाई साहब, विनियमित करी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने खाल में ना है, जैसे कि ना खाल में ना रहना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब रेगुलेट की जाएगी, विनियमित की जाएगी, किसके माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब साथ ही मेरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आने से पहले इतनी बात आपको पता चली, इस बात को एक तरफ साइड कर दीजिएगा। जो मैंने आपको इतनी बात बताई, इस बात को आप लोग एक तरफ साइड में, एक कोना में दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है। अब एक बात और बता रहा हूँ, इसको अपने कोना में घुसाड़ लीजिएगा, दिमाग के एक कोना में। वो क्या बात है, देखिए सुनिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले एक 1726 का एक्ट आया था, और ये जो 1726 का एक्ट है, ये किसी भी किताब में नहीं दिया गया, किसी भी किताब में नहीं दिया गया है। तो 1726 का, ध्यान सुनना, 1726 का जो एक्ट था, अब तक क्या होता था मेरे साथी, ध्यान सुनना, अब तक क्या होता था। हम जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी थी, जिससे बंगाल, बम्बई और मद्रास, बम्बई, मद्रास और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। भैया बंगाल का भी गवर्नर था, मद्रास का भी गवर्नर था, बम्बई का भी गवर्नर था, ठीक है साहब, ओके, इतनी बात ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 1726 से क्या हुआ कि जो 1726 तक, यानी कि अब तक 1726 तक क्या होता था कि जो सीओडी हुआ करती थी, जो सीओडी संस्था हुआ करती थी, सीओडी का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यदि आप अभी आपको पता चलेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी, यानी कि सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून बना करके भेजती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती थी। और सीओडी ही अब तक, यानी 1726 से पहले तक, बंगाल और बम्बई, मद्रास, यहाँ के लिए कानून बना करके भेजती थी। और ये जो बंगाल के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर थे, ये उस कानून को लागू करवाते थे। अब तक ये होता था, अब तक ये होता था 1726 तक। यानी कि भैया सीओडी ने कानून बनाया, सीओडी ने कानून बनाया, इनके पास भेजा,
इनके पास भेजा, इन्होंने लागू करवा दिया। अब तक ये होता था, लेकिन 1726 के एक्ट से क्या हुआ कि सीओडी से भाई साहब इन तीनों प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया गया और इनके गवर्नरों को दे दी गई ताकत। इनके गवर्नरों को पावर दे दी गई कि भैया अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए आप लोग कानून बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को। तो 1726 के बाद से क्या हो गया, ये तीनों गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बना सकते थे। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं 1773 पे। क्यों लाया गया, पता चल गई क्यों लाया गया मेरे भैया, क्यों लाया गया मेरे लाडले। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, विनियमित करना है, जो अपने आपे में ना है। अब सुनो ध्यान से, रेगुलेट कैसे करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ते हैं। साथियों आप लोगों को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। शुरुआत में ये जो अमूमन क्या होता है कि जो फैकल्टीज़ हैं वो इस सेक्शन को लास्ट में पढ़ाते हैं, लास्ट में। लेकिन हमारा एक अपना तरीका है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जहाँ से होनी चाहिए सच में राज व्यवस्था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अपना अपना सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, हमारा अपना अलग है। तो हमारा क्या है कि हम जहाँ से सच में रियलिटी में स्टार्ट होना चाहिए एक्चुअली में, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सब फैकल्टी इसको बाद में पढ़ाते हैं, बाद में रटवाते हैं। भैया रटना नहीं है जी, रटना नहीं है, समझना है, समझना। मैंने कहा संविधान का ऐतिहासिक विकास है भैया, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। कैसा है, धीरे धीरे आपको पता चलेगी कि सर जी जो आज हम लोग जिन 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 चीज़ों को देखते हैं वो तो कहीं ना कहीं यहीं पर थी, उनका धीरे धीरे विस्तार होता गया। बात समझ में आई। चलिए तो डाल दीजिएगा टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है किस लिए लाया गया कि सर जी कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए ये लाया जा रहा है। चलिए भैया बहुत अच्छे। इतनी बात आप लोगों को पता चली। तो चलिए पता चली आप लोगों को कि भैया ये लाया गया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। साथियों रेगुलेटिंग एक्ट से आप लोगों को दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण याद रखनी है। जब ये आप लोग दो बातें याद कर लोगे उसके बाद इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब कुछ खोपड़ी में घुस जाएगा। बात समझ में आ रही है? सब कुछ उतर जाएगा, कहते हैं उतर जाएगा सब कुछ। तो सुनिए अब, तो रेगुलेटिंग एक्ट से दो बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी। पहली बात, यहां से साथियों ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण की शुरुआत हो रही है। पहली बात कि यहां से
ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की यहाँ से शुरुआत हो रही है नहीं हो रही है? अरे देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से भारत के शासन का केंद्रीकरण होना शुरुआत हो जाएगी, यानी कि भारत के शासन का केंद्रीकरण की यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है भैया। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। जब ये दो बातें आप लोग याद रख लेंगे कि भैया पहली बात कौन सी है कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की यहाँ से शुरुआत हो रही है, जैसा हम लोगों ने देख लिया कि रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत हुई। दूसरी बात, भारत के शासन का केंद्रीकरण हो रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी। चलिए अब हम साथियों अपने उद्देश्य से डिसाइड करें कि हम लोगों ने आपको बताया, साथियों मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये जो शुरुआत है ये पूरी कब हो जाएगी? ये साथियों ये 1858 में जाकर के ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीका से कंट्रोल हो जाएगा हमारे भारत के शासन पर, क्योंकि उस समय सीधे तौर पर ताज का शासन आ जाएगा 1858 में, ठीक है। जैसे दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भारत के शासन का केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब ये जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है ये पूर्ण कहाँ पर हो जाएगी? ये पूर्ण कहाँ पर हो जाएगा केंद्रीकरण? तो 1833 में जाकर के आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा कि सर जी इसका मतलब तो ये है कि इसके बीच में जो काम हो रहा होगा यानी कि 1858 से पहले तक, इसका मतलब ये है कि या तो फिर इसके लिए काम हो रहा होगा, ध्यान सुनना, या तो इसके लिए इसको मजबूत बनाने के लिए कार्य हो रहा होगा, या फिर इसको मजबूत बनाने के लिए काम हो रहा होगा। अरे यही तो होगा, क्योंकि शुरुआत जब हमको यहाँ देखने को मिल रही है इसका मतलब यहाँ तक हमको ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो इसकी शुरुआत इसको मजबूत किया जा रहा होगा या फिर इसको मजबूत किया जा रहा होगा। बात समझ में आई कि हाँ सब बात ठीक है। तो अब ये दोनों बात यदि आपको समझ में आएगी तो मैं अब आगे बढ़ूं। क्यों भाई मेरे लाडले, मैं आगे बढ़ूं? चलिए कि सर जी ठीक है। साथियों पहली बात आपको याद रखनी है, क्या हुआ इसमें। अब जो फैक्चुअल डाटा आएगा आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रटेंगे ही नहीं पहली बात तो, आप रटेंगे नहीं पहली बात तो। चलिए पहला काम क्या हुआ कि भाई साहब जो हम जानते हैं कि अब तक कितनी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी भाई साहब? कौन कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, है ना। तो अब तक 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। यहाँ के भी गवर्नर थे, यहाँ के भी गवर्नर था अपना, यहाँ का भी गवर्नर था अपना, ठीक है। तो तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ पहला काम कि भाई साहब जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर, जी से जब भी मैं जी डिनोट करूँ इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपसे गवर्नर, ठीक। तो जब भी मैं आपसे कहूँ कि गवर्नर तो मतलब जी, तो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि इसका पदनाम चेंज कर दिया गया, इसका पदनाम परिवर्तन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान सुनना,
तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आई? चलिए, बात समझ में आपको आई। प्लस तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, प्लस साथियों इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि इसे कहते हैं कार्यकारी परिषद। तो एक कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य? 4 सदस्य थे। 4 सदस्य। अब 4 सदस्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, यदि आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। जैसे फिली फ्रांसिस, बॉरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन, ये 4 सदस्य हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो फालतू की चीज़ें नहीं, उतनी चीज़ें पढ़ो जितनी हमारे लिए ज़रूरी। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी सहायता के लिए, इसकी सलाह के लिए, इसको जो सलाह देगी, इसको जो सहायता पहुंचाएगी, एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। इसकी सहायता के लिए क्या बनाई गई? एक कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कितने सदस्य थे? जिसमें 4 सदस्य थे। और ये जो गवर्नर हुआ करता, ये जो साथियों गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल ही है। तो ये जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के बहुमत पर कार्य करता था। इसके बहुमत पर कार्य करता था। तो इसके बहुमत पर कार्य करता था, यानी कि जो कार्यकारी परिषद कहती थी इसकी सलाह को मान लेता था। यदि साथियों आप लोगों की खोपड़ी अगर जग रही है थोड़ी सी, अब थोड़ा सा भी यदि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो आप लोग खोपड़ी में आ रहा होगा, सर जी ऐसा मान के चलो जैसे हमारे राष्ट्रपति, क्या थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो कि जैसा सर जी राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, इट इज कॉल्ड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सीओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ ऐसा ही था। अरे कुछ तो समझ में आया। हाँ, तो कुछ ही समझते चले जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कार्यकारी परिषद बनाएगी भाई साहब, किसको सहायता प्रदान करेगी? गवर्नर जनरल को। इसकी बहुमत पर कार्य करना है, गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद के बहुमत पर कार्य करना है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कि भाई साहब ये जो बम्बई और मद्रास जो थे, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। अधीन किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि बम्बई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। मतलब इसके अधीन कर दिया गया, इन दोनों को अधीन कर दिया गया इसके। तो क्या हो रहा है जी? अरे क्या हो रहा है लाडले? यहां पर हो रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण। हो रहा नहीं हो रहा है यहां पर? तो शक्तियों का केंद्रीकरण यहां पर हो रहा है। देखी शुरुआत आप लोगों ने देखी कि भैया इसको पावर दे दी गई, प्लस इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, यानी शक्तियों को एक में केंद्रित कर दिया गया। शक्तियों को एक में केंद्रित कर दिया गया। ऐसा समझ लो जैसे राज्यों से शक्तियाँ लेकर के हमारे प्रधानमंत्री में निहित कर देना। ऐसे मान के चलो, कुछ मुख्यमंत्रियों से शक्ति लेकर के प्रधानमंत्री में निहित कर देना, मतलब शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन कर देना। समझे आप लोग? तो भाई साहब ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा काम क्या हुआ यहां से?
तो पहली बात आपको पता चल गई कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे और कार्यकारी परिषद के बहुमत पर ही गवर्नर जनरल को कार्य करना था। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को। आगे बात करते हैं। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में साथियों एक प्रावधान था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो साथियों आगे चल कर के 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि 1774 में कलकत्ता या फोर्ट विलियम कह सकते हैं, फोर्ट विलियम क्या की गई? एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें साथियों एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कभी कभी मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ देता है। उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था मेरे साथी? मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? तो एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 3 अन्य न्यायाधीश जानकारी के लिए होने चाहिए आप लोगों के पास। क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से 1774 में गठित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं था, या फिर कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो चारों के नाम पते होने चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो चैम्बर्स कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखेंगे आप लोग? अरे हाँ या ना? तो ये 2 बातें आपको यहाँ से याद रखनी। एक बात और याद रख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कंपनी के अधिकारी अपनी हद में नहीं थे, हद पार कर चुके थे। उन्होंने साथियों अपने निजी व्यापार खोलने स्टार्ट कर दिए थे। तो उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध यहाँ से लगाया गया और भारतीयों से उपहार आदि लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भाई साहब कर्मचारी जो अधिकारी थे, या जो अधिकारी थे, उनके निजी व्यापार प्लस भारतीयों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगाया। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। हालांकि मेनली बातें याद रखनी है आप लोगों को ये वाली और सर्वोच्च न्यायालय वाली, बस इतनी आप लोगों की बुद्धि में जाना चाहिए मैटर, जितना मैंने आपको बताया। ठीक है भैया।
चलिए भैया, अगला है 1781 का। 1781 के बारे में जान लेते हैं। 1781 में क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं किए गए, थोड़ा सा बदलाव किया गया। चलिए जरा मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया और बेहतर ढंग से पढ़ा। देखिए ये भाई साहब ये सिनॉप्सिस हैं, इनको आप लोग बनाइए, छाप लीजिए कॉपी में, छाप लीजिए कॉपी में। ठीक है भाई, छाप लीजिएगा। देखिए अगला है 1781 का अमेंडिंग एक्ट। संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक मतलब संशोधन के लिए लाया गया था क्या गुरुजी? हाँ जी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसको अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम कह सकते हैं। तो ये लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रही कमियों को दूर करने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, पहला काम यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है मेरे साथी, हम जानते हैं कि एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। और इसमें कितने सदस्य थे? तो के सर जी, इसमें जो थे, इसमें 4 सदस्य थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है कि गवर्नर जनरल था, उसकी एक कार्यकारी परिषद थी। कि गुरु जी क्या ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे गणित पढ़ा में है, जैसे मैथ पढ़ा में, जैसे साइन कॉस टेन थीटा पढ़ा में है ना, कि देखो इसकी वैल्यू लगा दी नीचे, तो वैल्यू तो भाई 4 ही वैल्यू है, वैल्यू में तो ही है ना कुछ। ठीक है, तो गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारी परिषद थी, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से क्या हुआ साथियों, इस गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सुनवाई नहीं कर सकता। और यही तो है, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि जो राजस्व संबंधी जो मामले थे, राजस्व संबंधी मामलों को भी क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो यहां से 2 ही काम याद रखने। ये क्या है जी, ये क्या है, इसे हम लोग कार्यपालिका कह सकते हैं क्या? अरे कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायपालिका कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं सर जी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस
अधिनियम ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की ओर कदम उठाया? किसने जी? 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, इतना याद रखना है। तो पहला, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। दूसरी बार, राजस्व संबंधी मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इतनी दोनों बात याद रखनी है, खत्म कहानी। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो साथी, क्यों ना मैं आपसे कल वार्तालाप करूं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, क्लास अपनी लंबी हो जाएगी मेरे साथी। तो क्लास लंबी ज़्यादा करना मैं चाहता नहीं, क्योंकि 2 टॉपिक हो रहे हैं इस क्लास में। तो क्यों, देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो लगभग 3 या 4 क्लास चलेंगे इस पर। तो इतना जितना पढ़ा दिया, आप लोग इसको अध्ययन करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में साथियों। जब तक आप सभी लोग अच्छे से इसका रिवीजन करके कुछ दिखाइए हम लोगों को भी। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।